दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं इस समय लोकसभा चुनाव का जो बिगुल बजा हुआ है, उसमें सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीति लगातार बिछा रहे हैं और नए-नए तरह से वे प्रयास भी कर रहे हैं, कैसे उनका आगामी लोकसभा चुनाव में विजय रथ उनका आगे बढ़े। और उत्तर प्रदेश इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से आती हैं। और उत्तर प्रदेश में जो बसपा को लेकर तमाम तरह की बातें लगातार की जाती रही हैं राजनीति में, मायावती जी की रणनीति क्या होगी और क्या वे इंडिया गठबंधन के साथ आएँगी? ये पिछले काफ़ी समय बड़ी चर्चा हमेशा बनी रही है। और साथ ही लेकिन जिस तरह से मायावती जी का स्टैंड बड़ा क्लियर उन्होंने हमेशा एक बात कही कि मैं किसी से गठबंधन नहीं करूँगी, हम चुनाव में अकेले उतरेंगे। और आज की स्थिति तक अगर देखें तो यह वास्तव में मायावती जी का जो स्टैंड था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो वह कहीं न कहीं चरितार्थ होते हुए दिखाई भी देता है क्योंकि लगातार वह अपने प्रत्याशी की घोषणा कर रही हैं। और साथ ही इंडिया गठबंधन की जो बातें कही जाती कि उनकी ये कहीं न कहीं संभावनाएँ हैं साथ में आने की, वह भी दिन-प्रतिदिन धूमिल होती जा रही है क्योंकि वह लगातार अपने प्रत्याशी खड़े कर रही हैं। अब बात ये आती है निकल के जो मायावती जी की रणनीति है, वह किसको ज़्यादा नुकसान देगी? एनडीए को या इंडिया गठबंधन को? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं, अगर उनके जातिगत समीकरण भी देखें या विभिन्न क्षेत्रों की जो लोकसभा क्षेत्र की जो जातिगत उनकी जो वहाँ पे जो आंकड़े हैं, उसके आधार पर उनके जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, वह काफ़ी कुछ कहानी बयाँ कर रहे हैं आने वाले समय की। तो इनको लेकर बड़ा एकदम चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि मायावती के जी के दोबारा उतारे गए प्रत्याशी, उनकी जो रणनीति है मायावती जी की आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, वह किसका ज़्यादा बड़ा नुकसान करने जा रही है, बीजेपी का या इंडिया गठबंधन का? तो इन सब तो सवाल लगातार उठ रहे हैं मायावती जी की रणनीति को लेकर, उस पर आज हमारी चर्चा है और हमारे साथ इस चर्चा में बहुत ही वरिष्ठ पैनल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं इलाहाबाद से, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही राकेश अचल जी भी मध्य प्रदेश जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का उनका भी पत्रकारिता का अनुभव है। उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राकेश जी से करता हूँ। राकेश जी, आप लगातार अनेक वर्षों का में आपने राजनीति को विभिन्न कालखंड उसके बड़े अच्छी तरह से देखे हैं और मायावती जी की राजनीति को भी आप उत्तर प्रदेश, साथ-साथ मध्य प्रदेश में भी मायावती जी का एक कहीं न कहीं उनके चुनाव में एक आधार भी रहा है और उनके कुछ विधायक भी जीते हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पिछले अगर बात करें कुछ वर्षों की। तो ऐसे मायावती जी की जो राजनीति है, उसका आप किस तरह से आकलन करते हैं उसका? और आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में वह अपनी भूमिका निभाने के लिए अपने जो प्रत्याशी उतार रही हैं, उसको लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? आप क्या समझते हैं? राकेश अचल जी। धन्यवाद प्रशांत जी। देखिए, मायावती राजनीति में जब से आई हैं, तब से इस देश ने उनको जात पर आधारित राजनीति करते देखा है और उन्होंने सत्ता तक पहुंचने के लिए काशीराम फार्मूला जो था, उसका इस्तेमाल किया। किसी भी दल से कभी परहेज नहीं किया। कभी कांग्रेस के साथ रहीं, कभी समाजवादी पार्टी के साथ रहीं, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहीं। उन्हें किसी से भी समर्थन देने में और समर्थन देने में कभी परहेज नहीं रहा। लेकिन एक लंबी पारी खेलने के बाद पिछले 1 दशक से उनकी पार्टी का, उनके जनाधार का लगातार ह्रास हो रहा है और उससे आप देख रहे हैं कि संसद में भी और राज्य की सत्ता में भी, राज्य की विधानसभा में भी उनकी हिस्सेदारी लगातार कम हुई है। इस समय जबकि देश एक बहुत संक्रमण काल से गुजर रहा है, जहाँ गठबंधन की राजनीति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे में बहन मायावती ने इंडिया गठबंधन से अलग रहने का निर्णय करके देश को चौंकाया और देश की जनता को निराश भी किया, क्योंकि सब लोग चाहते थे, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी भी, जिससे उनकी बहुत ज़्यादा अभी हाल के दिनों में अनबन हो गई थी, वो भी चाहती थी कि मायावती गठबंधन का हिस्सा हों। लेकिन मायावती जी कुछ अज्ञात दबावों से या उनके वजूद का और जनाधार का कोई आंतरिक गलत है, उसके डर से उन्होंने इस गठबंधन में शामिल होने का न शामिल होने का निर्णय लिया। निश्चित तौर पर इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी के बजाय इस गठबंधन को ज़्यादा हुआ। गठबंधन में इस समय जो ताकत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खड़ी की गई चुनौतियों को लेकर के लगाई जा रही है, उसमें अगर बसपा भी शामिल होती तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा आनंद आता देश के लोगों को। लेकिन अब जो भी है उनकी मुद्रा है बहुजन समाज पार्टी की, उससे केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर फायदा होगा, क्योंकि जो भाजपा विरोधी वोट इंडिया गठबंधन को जाता, उसको ये वोट अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, खींचेंगे और इससे जो भाजपा का
400 पार का नारा है, उस लक्ष्य को पूरा करने में थोड़ी मदद मिलेगी। अब देखते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि अब करवट बदलने का समय नहीं है, चुनाव घोषणा हो चुकी है, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल है कि इस गणित को लगातार वो कायम रख सके। जी। जी, जी। जैसा आपने कहा कि आने वाले समय में पता चलेगा और साथ ही मैं अब सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील शुक्ला जी, आपको क्या लगता है कि वर्तमान जो मायावती जी की राजनीति का हम ट्रेंड देख रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने प्रत्याशी भी घोषित किया, उसमें सवर्ण जातियों की भी अच्छी खासी संख्या है, अगर तुलनात्मक रूप से देखें। और विभिन्न लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से उन्होंने अपने प्रत्याशी का चयन किया है जातिगत आधार पर। तो ऐसे में कहीं बीजेपी को जैसे कहा जाता है कि बी टीम है मायावती जी को बार-बार लगातार ये आरोप भी उन पे लगते रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई आप समझते हैं? और जो मायावती की वर्तमान की राजनीति है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद प्रशांत जी। आज देश में माहौल यह है कि या तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहिए या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होइए। आपको ये स्थिति नहीं बन सकती है कि आप दोनों से अलग कोई अलग राह पे चलने की कोशिश करें। एक आध जगह संभव है। बीजू जनता दल अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए है, लेकिन हिंदी बेल्ट में, खासतौर से उत्तरी भारत में, यह ट्रेंड इस समय नहीं है। और यह है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं, तो आप इंडिया दल समूह के साथ हैं, और इंडिया दल समूह के साथ नहीं है, तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जो दल इनसे अलग है, वो उनके अतीत के गतिविधियों को देखते हुए आम जनता खुद तय कर ले रही कौन किसके साथ है। आप जनता दल एस का उदाहरण देखिए, कर्नाटक में। जनता दल एस का को ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया था, अकेले चुनाव लड़ी वो। लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी माना गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के विरोधी मतदाताओं ने जनता दल एस के साथ अपना तालमेल नहीं रखा। आप तेलंगाना की स्थिति देख लीजिए। बीआरएस ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं किया, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थक माना गया, आम जनता ने माना वहां। वजह भी इसकी भी थी कि जब भी संसद में आवश्यकता पड़ी ऐसे किसी बिल को पास कराने के लिए जिसका संपूर्ण विपक्ष विरोध कर रहा था, उसने बीआरएस ने उनका साथ दिया, जनता दल एस ने उनका साथ दिया, बीजेडी ने उनका साथ दिया। तो ये लोग मान के चल रहे हैं, आम धारणा बन गई कि आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। इनसे अलग अगर आप भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े होना चाहते हैं, तो आपको भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा और उस दल समूह के साथ जाना पड़ेगा जो दल समूह भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा है। अकेले खड़े होकर के आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नहीं माने जा सकते। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो विरोधी मतदाता है, वो आपके पास नहीं जाएगा। वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। आपके माध्यम से उस किसी भी दल के माध्यम से बीजेपी के साथ नहीं जाएगा जो बीजेपी का समर्थन कर रही हो। यह जरूर हो सकता है कि वह बीजेपी के खिलाफ के मतदाताओं में बंटवारा करके बीजेपी को फायदा पहुंचा दे। ये संभव है। मायावती जी की जो राजनीति है, आप 2019 से देख रहे हैं। 2019 के लोकसभा के बाद से, चुनाव के बाद से 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ी, एक भी सीट उनको नहीं मिली। 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी, उनको 10 सीटें मिली। लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने एक तरफा इस गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया, समाजवादी पार्टी गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया। लगभग शून्य पर उतर गई पार्टी उनकी। एकमात्र विधायक जीते, जो मैं मानता हूं कि वह संबंधित विधायक की जीत है, बहुजन समाज पार्टी की जीत नहीं है। 2022 के चुनाव में जो उनका मत प्रतिशत था, वो 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले बहुत नीचे गिर गया। आमतौर पर भारतीय बहुजन समाज पार्टी उपचुनावों में नहीं उतरने का घोषणा करती रही है। लगभग सभी उपचुनावों में, उत्तर प्रदेश में भी वो चुनाव में नहीं उतरी, लेकिन आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा। परिणाम क्या हुआ? उनके उम्मीदवार ने इतनी मत प्राप्त कर लिए कि समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव हार गया। तो किसकी मदद थी? इन तमाम घटनाक्रम में यह लगने लगा है कि बहुजन समाज पार्टी
भले भारतीय जनता पार्टी के साथ न खड़ी दिखाई पड़े, पर कुछ समझौता न करे साफ-साफ, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, उनको मदद करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो भाजपा विरोधी मतदाता है, उनको स्वीकार करने में, बहुजन समाज पार्टी को भाजपा विरोधी स्वीकार करने में दिक्कत है। अगर वो अब उन्होंने कर रखा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, वो उम्मीदवार भी घोषित कर रही हैं। मेरा अपना मानना यह है कि उनको जो भी वोट मिले, वह गैर भाजपा मत है। उनके उनके जो अपने समर्थक हैं, जिन समर्थकों को कांशीराम जी ने या मायावती जी ने अपने सामाजिक संघर्षों से तैयार किया है, वह भी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते हैं और उनमें भी भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों को लेकर के बेचैनी है। उनको अपना आरक्षण खतरे में दिखाई पड़ता है और युवा मतदाता गैर भाजपा पार्टियों की तरफ जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश में घोसी का उपचुनाव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, उस समय कहे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार, क्योंकि अन्य भी इंडिया दल समूह से अन्य कोई उम्मीदवार नहीं था। वह मायावती जी के भारतीय जनता पार्टी को मायावती जी के समर्थकों की बहुत सारी उम्मीद रही होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 20% बढ़ गया, जो आम चुनाव में उसको वोट मिले थे उसकी तुलना में, उस विधानसभा क्षेत्र में। तो ये नए मतदाता कौन है? निश्चित रूप से जो लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते, बहुजन समाज पार्टी की नीति उनसे संतुष्ट नहीं है, उन्होंने गैर भाजपा राजनीति के हिसाब से इंडिया दल समूह को चुना, यानी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को मतदान किया। आज जो उनकी गतिविधि, आप उम्मीदवार कुछ भी खड़े कर लीजिए, मेरा अपना मानना है कि जनता अपने स्तर पर तय कर लेती है कि उसको किसको वोट देना है, और ये दिख रहा है। ऐसा नहीं है क्यों नहीं दिख रहा, वो दिख रहा है। वो आप याद कीजिए कि बिहार का जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो एमआईएम को 5 सीटें मिली सीमावर्ती जिलों में, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, ये जो तमाम जिले हैं, उनमें 5 सीटें मिल गई उनको। बाद में वो सभी विधायक आरजेडी में शामिल हो गए और एमआईएम ने अपने फिर उम्मीदवार उतारे पश्चिम बंगाल में, सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। उन इलाकों में भी जब्त हो गई जो अल्पसंख्यक बहुल माने जाते हैं। गुजरात में अपने उम्मीदवार उतारे, लगभग सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, वो जन समर्थन नहीं मिला। आप उनके अपने तेलंगाना में देख लीजिए, उनको वो जन समर्थन नहीं मिला जिनको उम्मीद थी कि वो जब कुछ जन समर्थन अपना बढ़ा करके एमआईएम बीआरएस या बीजेपी की उनकी मदद हो सकती थी, संभव नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विरोधी मतदाताओं ने कहीं न जाकर के कांग्रेस को वोट दिया हुआ, क्योंकि उनको लगता था कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मजबूती से है और वो किसी भी दशा में बीजेपी का समर्थन नहीं करेगी। तो मायावती जी के राजनीति से, या मायावती जी को राजनीति से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलता हुआ दिखता है और ये 2019 के चुनाव के बाद से लगातार दिखता चला आ रहा है। इस समय कोई राजनीतिक दल, मेरा अपना मानना है कि कोई भी राजनीतिक दल भाजपा को अपने पक्ष मतदान खींच करके वो भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं कर सकता, संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदाताओं का कंसल्टेशन है और वो नहीं होने वाला, वो एक साथ रहेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी, जो मायावती जी की राजनीति है, ये बिल्कुल आपका कहना सही है कि मेरा भी मानना है कि उनकी राजनीति से आज भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलता हुआ दिख रहा है। जी। जी, जी। जैसा आपने कहा कि मायावती जो वर्तमान की राजनीति है, उसमें बीजेपी को कहीं न कहीं फ़ायदा होता दिखाई देता है। तो राकेश जी, आपको क्या लगता है कि जो मायावती जी की राजनीति है, जैसा कि सुनील जी ने भी कहा कि ऐसा परसेप्शन बन चुका है कि मायावती जी की राजनीति बीजेपी को सीधा-सीधा फ़ायदा पहुँचा रही है। तो उन्हें भी तो इस बात का एहसास अच्छी तरह होगा कि जो वोटर है, जो उनका समर्थक वर्ग था, इस वजह से उनसे दूर हो रहा है कि उनके लिए एक परसेप्शन, एक धारणा ऐसी बन गई है अंदर राजनीति के अंदर कि वे बीजेपी कहीं न कहीं अप्रोक्ष या अपरोक्ष रूप से मदद कर रही है। तो इस बात की जो उन्हें नुकसान राजनीतिक रूप से हो रहा है और लगातार उनका मतदाता उनसे विमुख हो रहा है, अन्य जगह वह अपनी जगह तलाश रहा है। तो इसका खामियाजा क्यों वह उठा रही हैं, इतने बड़े नुकसान क्यों उठा रही हैं राजनीतिक रूप से? उसके बावजूद मतलब स्वतंत्र रूप से वह सामने क्यों नहीं आती हैं और जो उनका पक्ष है उसको वह स्पष्ट रूप से सबके सामने क्यों नहीं रखती हैं? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए प्रशांत जी, मायावती की स्थिति इस समय साँप छछूंदर वाली स्थिति है।
वो इधर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी नहीं करना चाहती हैं और इधर इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर के भी राजनीति नहीं करना चाहती। वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से ईडी, सीबीआई और दीगर जांच एजेंसियों की मदद से अपने विरोधियों का खात्मा करने में लगी। हाल में ही आपने 2 दिन पहले देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उनके जाल में फंस गए। उसके पहले हेमंत सोरेन जा ही चुके हैं और ऐसे करीबन 3 दर्जन से ज़्यादा प्रतिद्वंदी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कि इस समय या तो जेलों में हैं या फिर उनको बेपटरी कर दिया गया है। और ये हमारी बहन मायावती भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के भय से या दबाव से खुल करके विपक्ष में खड़ी नहीं हो पा रही हैं। अब जैसा कि अभी सुनील जी ने कहा कि वो अगर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ती हैं तो मतदाता समझ रहा है कि इस समय देश में 2 ही ध्रुव हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन। अब इसमें 2 में तीसरे के लिए कोई जगह बची नहीं है, पूरे देश में नहीं बची है। तो आप देखेंगे कि इनकी स्थिति, जैसे कि अभी ओवैसी के दल की बात हुई है, उससे भी बुरी हो सकती है। अभी तो संसद में 10 सीटें हैं इनके पास, विधानसभा में भले ही एक आधी सीट है, लेकिन इस चुनाव में उनकी स्थिति ओवैसी की पार्टी जैसी ना हो जाए, इसकी आशंका मुझे लगातार लग रही है, क्योंकि पिछले 10 साल में मायावती ने जो राजनीति की है उसके चलते उनके अपने राज्य में उत्तर प्रदेश में और पड़ोसी राज्यों में तो हुआ ही है, और उनके ही तरह से राजनीति करने वाले नए लोग मैदान में आ गए हैं, जिसमें जो चंद्रशेखर रावण की बात की जाती है और छोटे मोटे तो तमाम सारे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बहुजन समाज है उसको रोक करके उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना आसान काम नहीं है। जनता का मूड या तो एक तरफ, या तो वो अंधभक्ति में डूबी है या फिर एकदम खुलकर प्रतिकार करने की स्थिति में है। तो जो प्रतिकार करने वाला वोटर है उसको बहुजन समाजवादी पार्टी कैसे इस्तेमाल करेगी ये समझना बड़ा मुश्किल है। और मायावती ने ये निर्णय किस दबाव में लिया है ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वो एक पुराना शेर है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा बेवफा नहीं होता। तो मायावती की कोई मजबूरी होगी कि उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ नहीं दिया और दिखाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी खड़ी है। उनके अंदर इतनी भी क्षमता नहीं है कि जैसे उड़ीसा में बीजू जनता दल से भारतीय जनता पार्टी के सीटों के तालमेल की बात चली, लेकिन एन मौके पर बीजू जनता दल ने मना कर दिया। तो ऐसी तो इनकी तो ये भी स्थिति भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इनसे बार्गेन भी नहीं कर रही, इनको अपनी तरफ बुला भी नहीं रहे अपने गठबंधन में, और जो इंडिया गठबंधन ने न्योता दिया था उनको इन्होंने ठुकरा दिया। तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार के ये खुद फंस गई हैं, देखिए क्या होता है। जी, जी, जी। सही बात है कि समय बताएगा कि किसको क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। मैं सुनील जी के पास सुनील जी आपको क्या लगता है कि जैसे चंद्रशेखर रावण की बात कही राकेश जी ने और जो युवा दलित वोटर है उसके अंदर कहीं न कहीं चंद्रशेखर रावण के प्रति एक जुड़ाव भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में तमाम तरह के जो नई राजनीतिक जो नेता सामने आ रहे हैं, नई पीढ़ी के जो लोग सामने आ रहे हैं प्रतिनिधित्व देने के लिए, तो उससे भी मायावती की जो राजनीति कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है और साथ ही मायावती जी इन चुनौतियों का सामना जैसे आकाश आनंद उन्होंने उत्तराधिकारी अपना घोषित किया है, आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, राजनीतिक उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित कर दिया। लेकिन जो चंद्रशेखर रावण जैसी नई पीढ़ी जो राजनीति में सामने आ रही है और बहुजन समाज की राजनीति को वह बहुत ही आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में पूरी राजनीति को चुनौती देने की नई पीढ़ी और मायावती जी अपनी राजनीति को इसी तरह से चलाती नहीं तो आगे क्या बड़े स्तर पर प्रभावित होगी उनकी राजनीति? नहीं, बिल्कुल प्रभावित होगी। सवाल ये है कि जिन मुद्दों को, जिस सामाजिक आंदोलन को लेकर के मायावती जी बढ़ रही थी, अगर वो सब सामाजिक आंदोलन को नहीं बढ़ाएँगी, भाई ये सवाल तो बनता है ना कि मायावती जी ने अपने मतदाताओं को, अपनी पार्टी को किस आधार पर तैयार किया है? अपने लोगों को किस तरह से जागरूक किया है? किस तरह का नागरिक उन्होंने तैयार किया है? क्या वो नागरिक ऐसे हैं जो ध्रुवीकरण की राजनीति से संतुष्ट हो जाएँ? क्या वो ऐसे न लोग हैं जो धर्म के आधार पर मतदान करने लगे? क्या वो ऐसे लोग हैं जो अपने साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको छोड़ दें और जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनके साथ बह जाएँ? ऐसा तो है नहीं। और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से मायावती जी के साथ पूरे समाज को होना चाहिए। लेकिन अगर सामाजिक रूप से जिस तरह का की जनता को आपने तैयार किया है, अगर वो लोग आपकी राजनीति से सहमत नहीं होंगे, तो जो वैकल्पिक राजनीति होगी उसके साथ वो जाएँगे। आप
देखिए अल्पसंख्यक मतदाताओं ने मायावती जी का साथ छोड़ दिया, बड़े पैमाने पर छोड़ दिया लगभग। ये आप लोकसभा के चुनाव में देख सकते हैं, विधानसभा के चुनाव में देख सकते हैं। क्यों छोड़ दिया? सबसे विश्वसनीय नेता माने जाते थे, लेकिन अब नहीं मानी जा रही हैं। और ये साफ-साफ विधानसभा के चुनाव में दिखाई पड़ा। लोकसभा के चुनाव में उनके साथ तो खड़े थे। तो है आप जिन वर्गों के समर्थन से आपकी राजनीति आगे चल रही है, अगर उन वर्गों की भावनाओं, अपेक्षाओं और मांग के अनुरूप अगर आप अपनी राजनीति नहीं करेंगे, तो आपका मतदाता को छोड़ देगा और एक नया नेतृत्व तो पैदा हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद की, चंद्रशेखर रावण की या भीम आर्मी सेना की पैदाइश इसी वजह से है कि मायावती जी की राजनीति से असंतुष्ट लोगों ने एक अलग तरह की राजनीति शुरू की और वो निकलने लगे मैदान में। आप याद कीजिए कि मायावती जी आंदोलन जुलूस प्रदर्शन करने के भी पक्ष में नहीं रहती थी। कांशीराम जी भी नहीं रहते थे। उनका ये कहना था कि अगर हम जुलूस निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो जो मुकदमे दर्ज होंगे, वह बहुजन समाज के लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो अलग तरह का एक खर्चा है। लेकिन चंद्रशेखर रावण ने उससे अलग राजनीति आगे की, प्रदर्शन की राजनीति, जहाँ कहीं भी दलित मुद्दे को लेकर कोई हुआ, आह्वान हुआ, वो पहुँच गए, जेल गए, मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन आगे बढ़ते चले गए। तो युवाओं ने मायावती जी से अलग एक राजनीति को स्वीकार किया और उस राजनीति को बहुजन समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों ने समर्थन किया। वो राजनीति तो उभरेगी, वो राजनीति इस वजह से उभरेगी कि उस तरह की राजनीति अगर आप अपने लोगों की भावनाओं के अनुकूल राजनीति नहीं करेंगे, तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे आपको, आपका समर्थक आपको छोड़ के चला जाएगा। और यही वजह है कि जो वैकल्पिक समर्थन पैदा हो रहा है, वह मायावती जी के साथ नहीं है। लोग एक नेतृत्व की तलाश कर रहे हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं। दलितों का सिविल सोसाइटी भी मायावती जी के खिलाफ। जी। जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि दलित सोसाइटी जो सिविल सोसाइटी है, वह भी कहीं न कहीं खिलाफ है मायावती जी की राजनीति को लेकर। और राकेश जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय की जो राजनीति है और ख़ास तौर से बहुजन समाज की अगर हम बात करें राजनीति का जो उनका है, क्योंकि मायावती जी अगर आज भी माने तो पूरे देश में सबसे बड़े दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और पूरे देश में आज भी उनकी अपील है दलित समुदाय के ऊपर, वोटर के ऊपर। तो ऐसे में मायावती का जो राजनीतिक रुख है, जो उनका इस समय राजनीतिक तरह से उनकी एक दिशा है, वह पूरे बहुजन समाज की जो राजनीति है, पूरा जो आंदोलन है दलित राजनीति का, क्या उसको बड़े स्तर पर प्रभावित कर रहा है, उसका नुकसान कर रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, मायावती दलित नेता के रूप में जो उनकी छवि थी राष्ट्रीय दलित नेता की, वो अब उस ओहदे को खो चुकी हैं। अब उनकी वो पहचान नहीं रही है। वो पूरे देश में एक राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत से काम करने की स्थिति में नहीं है। और पिछले 10 साल की ही बात करें, उसके पहले नहीं जाना है। 10 साल में मायावती का जो वोट बैंक था, उसमें लगातार सेंध लगाई है। भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है, कांग्रेस ने भी लगाई है और समाजवादी दल ने भी लगाई है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि बड़ा मुश्किल होता है दलित वोटर को बांधे रखना। और आज की राजनीति में सीधी राजनीति संघर्ष की राजनीति है। जो दलित मतदाताओं के लिए संघर्ष नहीं कर सकती जो पार्टी, उसका वोट बैंक सुरक्षित नहीं रह सकता। तो ऐसे में सेंधमारी अगर होती है, तो आप देखेंगे कि बड़ा मुश्किल होगा अगर मायावती अपने वोटरों को साथ के रख पाएँ। और ये चुनाव तो उनके लिए अग्नि परीक्षा साबित होगा। ये चुनाव या तो मायावती को के पार्टी को नई ताज़गी देगा, नई जान फूँकेगा, या इसको निष्प्राण कर देगा। वजह ये है कि अब जो दलित मतदाता है, वो बहुत देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता। उसे अंततोगत्वा लड़ाई में कूदना है, क्योंकि उत्पीड़न, गैर बराबरी और ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। जी, है ना? जी, जी, जी। जी, जैसा आपने कहा कि गैर बराबरी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जी, जी, जैसा आपने कहा कि जी, सवाल गैर बराबरी की जो बात है, सवाल ये उठता है कि जो दलित जी, राजनीति है, बहुजन राजनीति है, जो उसका सबसे बड़ा देखो नेतृत्व की बात करें कि मायावती जी उसके बारे में मतलब बड़ा उनकी पहचान थी, मायावती जी सबसे बड़ी नेता के तौर पर जानी जाती रही हैं। लेकिन वर्तमान की राजनीति के दौर बड़े सवाल उठा रहा है। और कार्यक्रम के अंत में आता हूँ, सुनील जी से मेरा प्रश्न ये है कि जो इस समय राहुल गांधी लगातार एक सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक विषयों को लगातार उठा रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और जितनी एक जो उनका एक तरह से पूरा ये राजनीति हम देख रहे हैं दिशा राहुल गांधी की, वह जातिगत जनगणना और ओबीसी की राजनीति को बड़ा प्रमुखता को लेकर वह आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जब
कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, एक पूरी सामाजिक न्याय की राजनीति को अलग तरह से मुख्यधारा की राजनीति में पोषित कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ऐसे मायावती जी की राजनीति पे अगर देखें तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की राजनीति होगी, वो दलित राजनीति की वह सबसे बड़ी नेता के तौर पर जानी जाती रही हैं। ऐसे में आने वाले समय में जो पूरा एक मूवमेंट है बहुजन समाज का, उसको आप क्या देखते हैं? उसको लेकर क्या आप आकलन करते हैं? किस तरह से वह अपनी राजनीति को किस राजनीतिक धारा के साथ शिफ्ट करता दिखाई देता है आपको? जो इस समय इंडिया दल समूह के सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति है, मेरा मानना यह है कि वह समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को और दलितों को भी आकर्षित करेगा। वजह इसकी यह है कि सशक्तिकरण की राजनीति करके ही ये जो पिछड़ों की राजनीति करने वाले लोग हैं या दलितों की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये आगे बढ़े। इस मेरा अपना मानना है कि इससे इस बिना पर कांग्रेस की राजनीति या इंडिया दल समूह की राजनीति आगे बढ़ेगी। सशक्तिकरण की राजनीति से ही आप पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को या समाज का उस तबके को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं जो समाज के विकास में निचले पायदान पर बैठा हुआ है। इसके अलावा और कोई तरीका आपके पास नहीं है। और जिस किसी भी नेता ने, जिस किसी भी पार्टी ने, जिस किसी भी संगठन ने सशक्तिकरण की राजनीति की है, उसका एक वैकल्पिक नेतृत्व बढ़ा है, वो आगे बढ़ा है। कांसीराम ने भी वही राजनीति की थी। कांसीराम जी ने कभी उस तरह की राजनीति नहीं की, वो सशक्तिकरण की राजनीति लेके बढ़े। लोगों को, वंचित समाज के लोगों को उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया और एक बड़ी ताकत के रूप में उभर के सामने आ गए। वह तो जो इस समय सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति कर रही है, वो मुझे लगता है कि वो सबको अपील करेगी और वह एक विकल्प के रूप में लोग सामने आएगा ही। जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आने वाले समय में स्पष्ट होगा और क्योंकि जो इस तरह सामाजिक न्याय की जो राजनीति है, वह निश्चित रूप से आने वाले समय में बड़ी भूमिका भी निभाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और सुनील शुक्ला जी ने और राकेश अचल जी ने जिस तरह से पूरे विषय का विश्लेषण किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और मैं आपका पुनः बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों को अपना समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।